नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका न्यूज रूम लाइव में। संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तकरार लगातार बढ़ती जा रही है। अधीर रंजन चौधरी के एक बयान पर सोनिया गांधी, स्मृति ईरानी कैसे आमने सामने आ गईं और दिन भर की हर बड़ी खबर हम आपको दिखाएंगे। अर्पिता। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्य और आपको बताएंगे कि एक तरफ जहां बवाल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है अधीर रंजन चौधरी के बयान पर, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष का हंगामा और धरना प्रदर्शन भी चल रहा है। और कैसे स्मृति ईरानी और सोनिया गांधी में नोकझोंक की स्थिति बन गई और सोनिया गांधी ने क्यों कहा डोंट टॉक टू मी, स्मृति ईरानी को विस्तार से बताएंगे आशुतोष। शुक्रिया अर्पिता। आप सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। पश्चिम बंगाल की भी हम बात करेंगे शिक्षक घोटाले के आरोपी अर्पिता मुखर्जी के घर से जो करोड़ों रुपए कैश बरामद हुए हैं और क्या कुछ बरामदगी हुई है, पूरी खबर विस्तार से आप सभी तक पहुंचाएंगे। आप नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। भारी बारिश ने देश के कई राज्यों को बेहाल कर रखा है। जम्मू कश्मीर में पिछले 12 घंटों से बारिश हो रही है, जिसकी वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। न्यूज रूम में हम आपको दिखाएंगे आसमान से बरसती आफत की तस्वीरें, जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि उत्तराखंड और हिमाचल से भी। शुभांकर। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा। न्यूज रूम लाइव की शुरुआत करेंगे उस बड़ी खबर से, क्योंकि आज सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी के बीच में बहस की नौबत आ गई अधीर रंजन चौधरी के उस बयान के बाद। दरअसल सोनिया गांधी से स्मृति ईरानी कुछ कहने पहुंची, जिसके बाद स्मृति को सोनिया गांधी ने कहा डोंट टॉक टू मी, और ये पूरा विवाद जो है आज सुबह से गरमाया हुआ है, क्योंकि अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहा। उसके बाद से लगातार बीजेपी मुखर है उन पर। ये कहा, आरोप लगाकर कह रही है बीजेपी की देखिए ये बयान जानबूझ कर दिया गया है, क्योंकि राष्ट्रपत्नी शब्द का इस्तेमाल कोई भी नहीं करता है। उधर निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सोनिया ने स्मृति ईरानी को डराने धमकाने वाले अंदाज में ये कहा है, धमकाया जा रहा है। और ये देखिए ग्राफिक जरिए आपको समझाने की कोशिश भी हम कर रहे हैं किस तरह से ये नोकझोंक हुई। उन्होंने कहा कि मैम मे आई हेल्प यू, मैंने आपका नाम लिया था, और सोनिया गांधी की तरफ से कहा गया डोंट टॉक टू मी, यानी आप मुझसे बात मत कीजिए। ये यहां पर देखने को मिला है। तो ये पूरा घटनाक्रम जो है हम आपको ग्राफिक जरिए समझा रहे हैं। सोनिया ने कहा कि मेरा नाम क्यों लिया जा रहा है। इसके बाद स्मृति ईरानी आती हैं, वो कहती कि मैम क्या मैं आपकी मदद करूं, क्योंकि मैंने ही आपका नाम लिया था। आपको बता दें कि सोनिया गांधी माफी मांगे, ये स्मृति ईरानी ने लोकसभा में कहा था, और उसके बाद सोनिया गांधी ने रिएक्ट किया कि आखिर मेरा नाम क्यों लिया जा रहा है। ये रिएक्शन जब सदन को स्थगित कर दिया गया उसके बाद सोनिया गांधी की तरफ से था। स्मृति ईरानी उनके पास पहुंची, कहा कि क्या मैं आपकी मदद करूं क्योंकि नाम मैंने लिया था, और सोनिया ने नाराजगी भरे लहजे में कहा कि आप मुझसे बात मत करिए, डोंट टॉक टू मी। निर्मला सीतारमण का यह कहना है कि सोनिया गांधी ने स्मृति ईरानी को राष्ट्रपति फारे पूरे विवाद पर धमकाने की, डराने की कोशिश की है, और ये पूरा मामला अब काफी ज्यादा गर्माता जा रहा है। हम आपको कुछ प्रतिक्रियाएं भी सुनवाते हैं। यू डोंट टॉक टू मी ऐसे करके दूसरे सांसद को ऑलमोस्ट थ्रेटनिंग आवाज से बात की है। ऐसे में दम खा है, ये मंत्रीगण भी बोल रहे हैं, हमारे साथ कार्तिक पवार जी भी बोल रहे हैं। सो एक अपॉलजी नहीं है, दूसरा मिसरीड कर रही हो मैंने, आदिर ने अपॉलजी कर दिया, तीसरे बाकी सदस्यगण को भी ऐसे कठोर, ऐसे थ्रेटनिंग तरीके से बात भी करना, ये क्या तरीका है। शी इज द लीडर ऑफ द पार्टी। अपॉलजी मांगने से पहले ये सब भी सोचना चाहिए। राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहने का यह विवाद जो बढ़ते बढ़ते यहां तक पहुंच गया कि सोनिया गांधी ने स्मृति ईरानी से कहा डोंट टॉक टू मी, और अब सईद निर्मला सीतारमण कह रही हैं कि सोनिया ने डराया है, धमकाया है। बिल्कुल शुभांकर, और ये विवाद इतना बड़ा कि सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी आमने सामने आ गई। सोनिया गांधी ने कहा कि मैंने क्या कहा, आप मेरा नाम क्यों ले रहे हैं। इस पर स्मृति ईरानी ने कहा कि मैं आपसे बात करती हूं, मैंने आपका नाम नहीं लिया। और कम से कम 3 मिनट तक सोनिया गांधी स्मृति ईरानी के बीच में जबरदस्त नोकझोंक होती रही। इस बीच स्मृति ईरानी उठकर सोनिया गांधी के पास आई और सोनिया गांधी ने उनसे कह दिया कि डोंट टॉक टू मी, मेरा नाम क्यों लिया जा रहा है। स्मृति ईरानी यही पूछने आई थी, तो क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूं, मैंने आपका नाम लिया था, तो मुझसे बात मत करो। लेकिन जब इस तरह की बातें होने लगी दोनों के बीच में, स्मृति ईरानी और सोनिया गांधी के बीच में जबरदस्त नोकझोंक हुई, और ये नोकझोंक गर्मी में बदल गई।
आगे अर्पिता जी। बिल्कुल, और बता दें आपको ये विवाद और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और उसको लेकर भी प्रतिक्रियाएं सही जी सामने आ रही हैं। जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं जल्दी से वो सुनवाते हैं। देखिए, जब सदन 4 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया, उसके बाद हम सभी सदन से उठ के जाने लगे। इतने में बीजेपी के सभी सांसद चिल्लाने लगे, आदरणीय सोनिया गांधी जी का नाम लेकर के वो लोग चिल्लाने लगे। तो इतने में सोनिया गांधी जी वापस आई और वो बात करना चाह रही थी कि क्या बात है। तो इतने में रमा देवी के पास वो गई, बात करना ही चाह रही थी। इतने में सभी जो बीजेपी के सांसद है, महिला सांसद है, पुरुष सांसद है, सभी आदरणीय सोनिया गांधी जी के ऊपर चिल्लाने लगे कि आपको माफी मांगनी चाहिए, ये कहते हुए और कई अपशब्द भी कहे गए। मैडम को उंगली दिखा करके बोला जा रहा था कि ये बहुत बोलती है। स्मृति ईरानी जी ये कह रही थी कि सोनिया गांधी जी बहुत बोलती हैं, मेरे खिलाफ में बहुत बोलती हैं। तो हम और वो जिस तरह से वहाँ बर्ताव हो रहा था, हमें तो लगा कि थोड़ी देर में ये लोग एकदम हमारे ऊपर हमला कर देंगे। तो किसी तरह से हम लोगों ने आदरणीय सोनिया गांधी जी को वहाँ से बीच बचाव करके हम लोग निकाले वहाँ से। और आज की जो घटना है, ये लोकतंत्र के मंदिर में एक काला अध्याय है और इसकी हम लोग कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। गीता जी, पर निर्मला जी तो ये कह रही है कि सोनिया जी ने थ्रेटनिंग तरह से जवाब दिया, एकदम डोंट टॉक टू मी उन्होंने बोला। नहीं, बिल्कुल गलत कहा, क्योंकि हम लोग सोनिया खड़े थे, मैडम के साथ ही हम लोग खड़े थे। वो तो कुछ बोल भी नहीं पाई, वो सिर्फ वहाँ खड़ी थी, बात करना चाह रही थी। इतने में सभी सांसद एकदम चिल्लाने लगे। महिला तो महिला, पुरुष सांसद भी चिल्लाने लगे। एक महिला के साथ में वो भी सोनिया गांधी जी जो एक सीनियर लीडर है, उनके साथ बात करने का तरीका भी इन लोगों को नहीं मालूम थे, जिस तरह से पुरुष सांसद वहाँ चिल्ला रहे थे। तो गीता जी, बात शुरू कहाँ से हुई? क्योंकि ये समझना भी मुश्किल हो पा रहा है कि आखिरकार स्मृति ईरानी ने बात शुरू की, सोनिया गांधी से शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ ये सब कुछ? ये हाउस खत्म होने, जैसा मैंने आपको अभी पहले भी कहा कि ये हाउस खत्म होने के बाद हम सभी वापस जा रहे थे, हाउस से हम सभी निकल रहे थे। इतने में भारतीय जनता पार्टी के सांसद ये चिल्लाने लगे, शाउटिंग करने लगे। तो मैडम जाकर के महिला सांसदों के पास वो बात करना चाह रही थी कि भाई क्या बात है। जब अधीर रंजन जी ने माफी मांग ली है तो क्या बात है, ये बस वो बात करने। गीता जी, माफी नहीं मांगी उन्होंने कहा है कि उनसे चूक हुई है। उन्होंने माफी नहीं मांगी कहीं पर भी, उन्होंने कहा कि मुझसे चूक हुई है। हाँ, बिल्कुल मानवीय भूल है, ये किसी से भी हो सकती है। तो लेकिन इस पर सोनिया गांधी जी को इस तरह का बर्ताव करना, क्या ये उचित है? एक महिला सांसद के साथ में, वो भी लोकतंत्र के मंदिर में, इस तरह का बर्ताव होना, क्या ये सही है? अगर कोई बात है तो बातचीत से उसका समाधान निकल सकता है, लेकिन जिस तरह से आज आदरणीय सोनिया गांधी जी के साथ जो बर्ताव हुआ है, ये बहुत गलत है। लेकिन दूसरी तरफ गीता जी, महामहिम का भी तो अपमान हुआ है ना शब्दों के जरिए। उस पर अगर माफी मांग लेते अधीर जी तो क्या बिगड़ जाता? उसका रास्ता निकल सकता था, बातचीत करके रास्ता निकल सकता था। वही तो बात करना चाह रहे थे हम लोग, लेकिन ये तो ना हमें सदन में बोलने दे रहे हैं, ना हमारी बातों को सुनना चाहते हैं। ये तो सीधे हमला करना चाह रहे हैं। जो मूल मुद्दे हैं वो तो भटक ही जाते हैं गीता जी। बात फिर यहाँ महामहिम के अपमान की आ जाती है। हम लोग शुरू से कांग्रेस पार्टी का ये क्लियर स्टैंड है कि भाई हमें बात करने दिया जाए, हमें अपने बातों को रखने दिया जाए। आज भी हम सदन में अपनी बातों को रखना चाह रहे थे, लेकिन हम लोगों को सदन में बात रखने नहीं दिया जा रहा है। ठीक है। तो ये विवाद जो है वो बढ़ता हुआ ही नजर आ रहा है। हालांकि जब विपक्ष हंगामा करता है तो कहता है बातचीत से चलिए मसला सुलझा लें, और जब आज सरकार की तरफ से यानी बीजेपी की तरफ से ये हो रहा था तो भी वो कह रहे हैं चलिए बातचीत से मसला सुलझा लें। बातचीत की बात सब करते हैं लेकिन बातचीत करता कोई नहीं। आशुतोष, दरअसल देखिए, देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद है राष्ट्रपति। महामहिम को लेकर राष्ट्रपति कह देना, इसको लेकर न सिर्फ अधीर रंजन चौधरी बल्कि कांग्रेस पार्टी चौतरफा अभी सियासी लपेटे में है और हर जगह से कड़ी प्रतिक्रिया, तीखी प्रतिक्रिया आ रही है। लेकिन कांग्रेस किस तरह से बचाव कर रही है आपको हम सुनवाते हैं। दो प्रतिक्रिया, अधीर रंजन चौधरी ने क्या कुछ कहा और कांग्रेस अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी की अगर बात करें तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको हम सुनवाएंगे। अधीर रंजन चौधरी की बात करें तो किस तरह से बचाव कर रहे हैं ये भी यहां पर बताना और देखना जरूरी है। देखिए, राष्ट्रपति के अपमान पर ये जो घमासान मचा है, कहते हैं कि विपक्ष राई का पहाड़ बना रहा है, यानी तूल दे रहा है। अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के नेता, हिंदुस्तान के राष्ट्रपति हमारे लिए राष्ट्रपति ही हैं और दरअसल राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कह देने को लेकर, महामहिम को ये बात कहने को लेकर, देखिए आगे एक बात मुंह से निकल गई, एक बार चूक हो गई, ये कहना है। अधीर रंजन चौधरी सफाई दे रहे हैं।
और इस बीच सोनिया गांधी की अगर बात कर लें तो कहती हैं कि अधीर रंजन अपने बयान के लिए माफी मांग चुके हैं, पहले ही माफी मांग चुके हैं सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष। इसको लेकर जो भी सियासी घमासान छिड़ा हुआ है उस पर कांग्रेस बचाव कर रही है और कहती हैं, खुद सोनिया गांधी लिखती हैं कि अधीर रंजन चौधरी पहले ही माफी मांग चुके हैं। और इसके साथ अधीर रंजन चौधरी कहते हैं कि हिंदुस्तान के राष्ट्रपति हमारे लिए राष्ट्रपति ही हैं, एक बात मुंह से निकल गई और एक बार चूक हो गई, यानी कि जबान फिसल गई, ये उनका कहना है। कहते हैं सफाई के तौर पर विपक्ष राई का पहाड़ बना रहा है। किस तरह से प्रतिक्रिया आई आपको हम सुनवाएंगे। जी का अपमान वापस नहीं लिया। आदिवासी विरोधी कांग्रेस, महिला विरोधी कांग्रेस, गरीब विरोधी कांग्रेस अब सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस का भी अपमान करती है। मैं आज इस सदन में कांग्रेस की मुख्य विराजमान है, उनसे पूछना चाहती हूँ, यू सैंक्शन द ह्यूमिलिएशन ऑफ द्रौपदी मुर्मू, यू सैंक्शन द ह्यूमिलिएशन ऑफ द ट्राइबल लेगेसी ऑफ दिस कंट्री। सोनिया जी सैंक्शन द ह्यूमिलिएशन ऑफ अ वुमन इन द हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। सोनिया जी sanctioned the humiliation of a poor woman who was sent to the highest. अधीर रंजन चौधरी ने द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान वापस नहीं लिया। आदिवासी विरोधी कांग्रेस, महिला विरोधी कांग्रेस, गरीब विरोधी कांग्रेस अब सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस का भी अपमान करती है। मैं आज इस सदन में कांग्रेस की मुख्य विराजमान है, उनसे पूछना चाहती हूँ, यू सैंक्शन द ह्यूमिलिएशन ऑफ द्रौपदी मुर्मू, यू सैंक्शन द ह्यूमिलिएशन ऑफ द ट्राइबल लेगेसी ऑफ दिस कंट्री। सोनिया जी सैंक्शन द ह्यूमिलिएशन ऑफ अ वुमन इन द हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। सोनिया जी sanctioned the humiliation of a poor woman who was sent. चूक हुआ, कितने बार कहूँ, चूक हुआ मेरे, एक बार से निकल चुके मेरा जुबान से। संसद में आप बोलने के अंदर बात तो नहीं हुई ना। आपको लगता है सर गलती हो गई, आपसे माफी की मांग कर रहे हैं आपसे? जाइए ना, कहाँ माफी मांगे, किससे माफी मांगे? मैं एक बार गलती से चूकी, कितने बार कहूँ? बीजेपी की महिला सांसद प्रोटेस्ट किया, करने दीजिए। मैं कुछ गलती की नहीं तो क्या करूं? मैं चूक हुई है, मैं कह रहा हूँ कि चूक हुई है। एक बार माफी मांगो गरीब से, माफी मांगो और शर्म करो। जिस औरत ने पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक सम्मान के साथ इस देश की सेवा की, तुम्हारे पुरुष नेता सड़क पर उसका अपमान करते हैं। माफी मांगो सोनिया गांधी, इस देश से मानद करना देता सदन द्वारा। अध्यक्ष महोदय, मूल्यविहीन, संस्कारविहीन राजनीति का प्रतीक है। सड़क पर और संसद पर माफी। जब बीजेपी पार्टी के पास कोई हमारे खिलाफ बोलने की कुछ नहीं है, तब ये ढूंढते हैं कहीं के कोई मसला ढूंढते हैं और इसको ये बहाना बना के सिंपली द इशू इज ब्लोइंग आउट ऑफ प्रोपोर्शन। They are making mountain out of a molehill. The word had been uttered yesterday, only one, because yesterday I have given number of answers to the media people. Nowhere, never I had uttered this word, but for once, and for once, and for one, and that was also by default. तो अधीर रंजन चौधरी की तरफ से महामहिम पर टिप्पणी को लेकर यह सियासी घमासान छिड़ चुका है और इसको लेकर कांग्रेस बनाम भारतीय जनता पार्टी आमने सामने। बिल्कुल, संसद में किस तरह से घमासान मचा वो तो हमने आपको दिखाया है। अब आपको सीधे बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे लिए चलते हैं। मीनाक्षी लेखी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं शिक्षक भर्ती घोटाले में, जिस तरह से अर्पिता मुखर्जी को लेकर। हम तो यही कहेंगे कि ईडी जो है इसकी अच्छे से जांच करे और अर्पिता के 2 बयान जो है वो बहुत सुनने लायक है। पहला, उन्होंने कहा कि पार्थ चैटर्जी ने उनके फ्लैट को जो है एटीएम बना दिया था, और दूसरा उनका बयान है जिसमें कहा है कि नीचे से ऊपर तक पैसा जाता था। अब नीचे के लोग तो समझ आ गए हैं, ऊपर वाले कौन कौन है वो समझ नहीं आया। और अर्पिता के घर के बाहर 11,000 कुछ का जो है एक कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरफ से नोटिस है जो उनका बकाया था, वो उन्होंने जो है डेट जो है अपना वापस नहीं किया। अपनी जो इनसे मांग थी वो उन्होंने पूरी नहीं की। तो किसी ने कहा कि भाई
ये ईमानदारी से बेईमानी का काम होता है कि जिसमें 50 करोड़ आपने अंदर रखे हो तो 11,000 रुपए भी आपने उसमें से निकाल के जो अपना हिस्से की कर्जा है उसको उतारने की कोशिश नहीं की। और ठीक इसके विपरीत सत्येंद्र जैन जो है उनके यहाँ से 4.5 करोड़ रुपए निकले और साथ में संपत्ति भी निकली। और ठीक 1 महीना अरेस्ट से पहले ईडी ने इनकी एक प्रॉपर्टी को अटैच किया था। और 27 तारीख की बात है जिसमें 2 न्यायाधीशों के बेंच में जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और सुब्रमण्यम प्रसाद जी, इनकी जो खंडपीठ थी, उसने जो है इस मामले को बहुत नजदीकी से देखा। और मैं आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ कि उन्होंने ठीक क्या कहा। उन्होंने गंभीर टिप्पणी की जिसमें उन्होंने कहा कि भारत के संविधान की अखंडता को बनाए रखने के लिए मंत्री परिषद की सामूहिक जिम्मेदारी है। इस बात पर मुख्यमंत्री को विचार करना है कि क्या कोई व्यक्ति जिसकी आपराधिक पृष्ठभूमि है या उन पर नैतिक पतन से जुड़े अपराधों का आरोप लगाया गया है, उन्हें नियुक्त किया जाना चाहिए और उन्हें मंत्री के रूप में बने रहने की अनुमति दी जानी चाहिए। और इस टिप्पणी को करते हुए जिस बात को उन्होंने सामने रखा वो कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर BR अंबेडकर जी जब संविधान लिख रहे थे उस समय उनके बयान का हवाला देते हुए उन्होंने कहा था, सुशासन केवल अच्छे लोगों के हाथ में होता है। भले ही अदालत अच्छे या बुरे के फैसले में नहीं पड़ सकती, लेकिन वह निश्चित रूप से संवैधानिक पदाधिकारियों को हमारे संविधान के लोकाचार को संरक्षित करने और बढ़ावा देने की याद दिला सकती है। ऐसी धारणा है कि मुख्यमंत्री को इस संवैधानिक सिद्धांतों से अच्छी सलाह और मार्गदर्शन मिलेगा। दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद और सही मार्गदर्शन देने के बाद दोनों मुख्यमंत्री चुप क्यों हैं, ये मेरी समझ से बाहर है और कोई एक्शन इन्होंने अभी तक क्यों नहीं लिया। और यहां पर मैं आपको बताना चाहती हूं कि जब 4.5 करोड़ से ऊपर 4.81 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई और हवाला मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जो है सत्येंद्र जी पकड़े गए, तो उस समय पर एक ही बात मुझे दिमाग में आ रही थी और वो ये आ रही थी कि प्रधानमंत्री जी ने सपना जरूर देखा था कि हवाई जहाज में चलने वाला जो व्यक्ति है वो हवाई चप्पल पहनकर भी जो व्यक्ति चलता है वो हवाई जहाज में उड़ सके। लेकिन तो ममता बनर्जी अब तक चुप क्यों है, ये सवाल उठा रही हैं मीनाक्षी लेखी। और किस तरह से प्रदर्शन भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा है, बताएंगे शुभांकर। देखिए, पश्चिम बंगाल में बीजेपी को एक बड़ा मसला मिल गया है। 50 करोड़ की संपत्ति मिली है। अर्पिता खुद कह रही हैं कि पैसा ऊपर तक जा रहा था। लगे हाथ बीजेपी ने, तस्वीरें देखिए आप, यहां पर प्रदर्शन किया है। बीजेपी के तमाम जो नेता कार्यकर्ता हैं वो बैनर, पोस्टर, पैम्पलेट लेकर सड़कों पर उतर आए हैं और यहां पर टीएमसी पर आरोप लगा रहे हैं। कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने अब तक अपने मंत्री पर आखिर क्यों कार्रवाई नहीं की। शिक्षक भर्ती घोटाले पर ममता की खामोशी क्यों है? क्या ममता इस बात से अनजान थी या जानबूझकर ममता ने खामोशी अख्तियार कर रखी थी? ये सवाल बीजेपी पूछ रही है। इन तस्वीरों में हम आपको पश्चिम बंगाल में प्रदर्शन दिखा रहे हैं। आज बीजेपी ने टीएमसी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उधर मीनाक्षी लेखी बार बार ये कहती हुई कि आखिर यहां पर ममता खामोश क्यों है। सूर्याग्नि हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। सूर्याग्नि, जरा बताइए कि ममता बनर्जी की खामोशी को लेकर जो बीजेपी का ये सवाल है वहां से क्या तस्वीरें आ रही हैं और बीजेपी कैसे टीएमसी के खिलाफ हल्ला बोल रही है? देखिए, सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाएंगे। आज मेगा ये रैली जो बीजेपी यहाँ पे वो लोग कुछ ही देर में स्टार्ट करेंगे। अभी फिलहाल यहाँ पर लोग जमा हो रहे हैं और ये धर्मतला तक जाएगा, जो कि कोलकाता का एक बहुत बड़ा बिजिएस्ट जगह है, जहाँ पे शायद 1000 की तादाद में बीजेपी आज प्रदर्शन दिखाएगी। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि उस पे अगर हम बात करें तो आज सुबह कुणाल घोष जो तृणमूल के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने एक ट्वीट किया है, जिस ट्वीट में
जिस ट्वीट में वो दावा करते हैं कि पार्थो चैटर्जी को उनके पद से हटाना चाहिए, पार्थो चैटर्जी की मिनिस्टेरियल पद से हटाना चाहिए और वो पार्टी के जो महासचिव हैं वहां से भी उनको हटा देना चाहिए, और अगर पार्टी को लगता है कि वो गलत कह रहे हैं तो उनको भी उस पद से हटा दे। लेकिन ये उनका पर्सनल स्टैंड है। उसके बाद एक डेवलपमेंट होता है। अभिषेक बैनर्जी 5 बजे आज एक मीटिंग बुलाते हैं जिसमें पार्टी के जितने भी वरिष्ठ नेतागण हैं, कुणाल घोष भी हैं। पिछले 12 घंटों से अर्पिता जी लगातार जम्मू में बारिश हो रही है और इस बारिश की वजह से जम्मू के ज्यादातर इलाके जो हैं वो बेहद परेशान है, जगह जगह पानी भर गया। बिल्कुल, और हालत कुछ ऐसी कि भूस्खलन की वजह से हाईवे कई जगह बंद पड़े हैं, घंटों घंटों लोग जाम में फंसे हुए हैं, और इसी के साथ साथ हालात तो ऐसे भी होते जा रहे हैं कई जगहों पर 12 घंटे से लगातार समझिए आप बारिश, और यह स्थिति कश्मीर तक हो गई। बिल्कुल। पिछले 12 घंटों से लेकर लगातार हो रही बारिश ने जम्मू से लेकर कश्मीर तक को बेहाल कर दिया है। सबसे पहले आप जम्मू की तस्वीरें देखिए। आसमानी आफत से सड़कें पानी में डूब गई हैं। जगह जगह गाड़ियां फंस गई हैं और लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब जम्मू से सटे कठुआ का हाल देखिए। मूसलाधार बारिश में जिंदगी अस्त व्यस्त है। सड़कों से लेकर घरों तक में बरसाती पानी ने कब्जा जमा लिया है। बारिश की वजह से भूस्खलन की खबरें आ रही हैं और हाईवे पर सैकड़ों गाड़ियां फंसी हैं। जम्मू कश्मीर के सभी 20 जिलों में सुबह से ही भयंकर बारिश हो रही है, जिसके कारण कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। इस समय जम्मू के कनाल रोड पर आप देख सकते हैं कि जो भारी वर्षा हुई है उसके कारण कितना लंबा ट्रैफिक जैम लगा हुआ है और यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में लोग फंसे हुए हैं इस ट्रैफिक जैम में। और जहाँ तक जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की बात है तो जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग भी बंद कर दिया गया है, क्योंकि लगातार बारिश होने के कारण वहाँ पर लैंडस्लाइड्स आई है, भूस्खलन हुआ है। तो इसके कारण जो जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग है वो बंद कर दिया गया है। साथ ही में जम्मू पुंछ जो राजमार्ग है वो भी बंद कर दिया गया है। भारी बारिश और भूस्खलन की वजह से दूसरी सड़कों समेत जम्मू से श्रीनगर को जोड़ने वाला हाईवे बंद कर दिया गया है। चेनाब और तवी नदियों का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तवी नदी जो कि जम्मू शहर के बीचों बीच बहती है इस समय उफान पर है और तवी नदी का जल स्तर काफी ज्यादा बढ़ चुका है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं और ऐसी स्थिति बाकी जिलों में भी जम्मू कश्मीर के है। चिनाब नदी जो कि जम्मू संभाग के कई जिलों से गुजरती है, चिनाब नदी का जलस्तर खतरे के निशान को छू चुका है और इसीलिए प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो नदी नालों के पास ना जाएं। अब कश्मीर चलिए, सबसे पहले राजौरी की तस्वीरें देखिए। भारी बारिश के बाद फ्लैश फ्लड ने कहर ढाया। धराली नदी उफरने लगी, लोग हैरान हैं, परेशान हैं। बारिश के मिजाज को देखते हुए राजौरी प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। गांदरबल में भारी बारिश ने जबरदस्त मुश्किल खड़ी की है। सड़क पर कीचड़ की वजह से श्रीनगर लेह हाईवे ठप है। यातायात शुरू करने के लिए प्रशासन युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। उधर श्रीनगर पर आसमानी आफत का कहर जारी है। पूरे जम्मू कश्मीर में पिछले 12 घंटे से जमकर बारिशें हो रही है। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक हर तरफ सिर्फ बारिश ही बारिश है और इतनी तेज और मूसलाधार बारिश पूरे जम्मू कश्मीर में हो रही है कि अब कई नदी नाले उफान पर है। हम इस वक्त श्रीनगर के जहलिम दरिया के किनारे खड़े हैं और आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से इस सबसे बड़े कश्मीर के दरिया में भी पानी का स्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है। इतना ज़रूर है कि शाम होते होते ये नदी पूरी तरह से पानी से सराबोर और लबालब भरेगी। यहाँ तक कि मौसम विभाग का कहना है, मौसम विभाग ने पहले ही कहा है कि करीब आने वाले 24 घंटे के दौरान पूरे जम्मू कश्मीर में तेज बारिशें होंगी। जम्मू कश्मीर में कुदरत का कोहराम ऐसा है कि बालटाल से लेकर चंदनवाड़ी तक अमरनाथ यात्रा रोक दी गई है। माता वैष्णो देवी के नए ट्रैक पर भी एहतियातन यात्रा रोकी गई है। भूस्खलन के खतरे को देखते हुए कई जिलों में स्कूल बंद कर दिया गया है।
और प्रशासन अलर्ट पर है। मौसम विभाग ने पूरे राज्य के लिए भारी बारिश की चेतावनी दी है और 48 घंटों का अलर्ट जारी किया है। इस बारिश के साथ साथ कई जगहों पर जो है क्लाउड बर्स्ट भी हुए हैं, जिनसे फ्लैश फ्लड्स बने हैं, चाहे फिर वो गुरेज का इलाका हो या फिर गांधरबल जिला हो, जहां पर पहाड़ों में क्लाउड बर्स्ट होने से उन्होंने फ्लैश फ्लड्स की शक्ल ले ली है। फिलहाल रामबन जिले में और कई जगहों पर जो है प्रशासन ने आज दिन के लिए स्कूल और छोटे बच्चों का स्कूल जाना जो है छुट्टी कर दी है, ताकि किसी तरह की क्षति बच्चों को ना पहुंचे, क्योंकि चिनाब नदी भी जो है वो भी उफान पर है, उसमें भी पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा है। मूसलाधार बारिश होगी तो कुदरत के कई दूसरे खौफनाक रूप भी सामने आ सकते हैं, लिहाजा जम्मू कश्मीर के लोगों को आने वाले 24 घंटे बेहद सावधान रहने की जरूरत है। जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ अशरफ वाणी, श्रीनगर, आज तक। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, हम जयंतो घोषाल दादा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करें उससे पहले आपको बता दें कि यहाँ पर पार्थ चटर्जी को लेकर कैबिनेट बैठक उधर चल रही है और इधर बीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा है। बीजेपी का विरोध शुरू हो चुका है और ममता के मंत्री पार्थ चटर्जी मंत्री पद से हटाए जा सकते हैं, इस तरह की खबरें आनी लगातार शुरू हो चुकी है। बीजेपी ये मांग लगातार कर रही है। बीजेपी तो ममता बनर्जी तक के इस्तीफे की मांग कर रही है, लेकिन पार्थ चटर्जी को हटाने को लेकर जबरदस्त बीजेपी का प्रदर्शन इस वक्त शुरू हो चुका है और आज की कैबिनेट में ये फैसला लिया जा सकता है और पार्थ को हटाने की मांग भी हो रही है। शिक्षक भर्ती घोटाले में आरोपी हैं पार्थ चटर्जी, इस वक्त ईडी की हिरासत में भी हैं। हमारे साथ हमारे सीनियर जयंतो घोषाल जी इस वक्त मौजूद हैं। दादा, कितनी संभावना इस बात की कि आज की कैबिनेट मीटिंग के बाद पार्थ चटर्जी को हटा दिया जाएगा? देखिए, मुझे लगता है कि पार्थ चटर्जी को हटाना मतलब इसे वॉल राइटिंग इज वेरी क्लियर, होगा ही, आज ही होने का संभावना सबसे ज्यादा है। और सबसे बड़ी बात है कि पार्थो चटर्जी को मतलब पार्टी से एक्सपेल किया जाएगा, कैबिनेट से मतलब ड्रॉप हो जाएंगे। और ये जो प्रिपरेशन ये 2 दिन से चल रहा है, जो पब्लिक किया गया नहीं, क्योंकि पहले उनका जो गाड़ी है सरकारी गाड़ी वो ले लिया था। ये फेस सेविंग हाँ, अपने आप को बचाने की ममता बनर्जी की कोशिश है। नहीं, देखिए, बेसिकली इट्स ए कैच 22 सिचुएशन। ही वाज नॉट टॉम डिक हैरी ना, सेक्रेटरी जनरल ऑफ द पार्टी। और आप जानते हैं, बहुत लोग जानते नहीं है, खासकर बंगाल के बाहर लोग जानते नहीं है कि डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी जो पार्टी का है उसका चेयरमैन था पार्थो चटर्जी। जो दूसरे को हटाते हैं वो खुद मतलब डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी का चेयरमैन है। पार्टी का जो ऑर्गन है जागो बांग्ला, जो पार्टी न्यूज़पेपर, पार्टी मीडिया, उसके एडिटर थे, तो एडिटर के पोस्ट से हटा दिया। तो धीरे धीरे एक एक करके आपको लग रहा है दादा कि बिल्कुल आज की मीटिंग के बाद हटा दिया जाएगा? ये श्योर एंड शॉर्ट है इसमें? नहीं, और उसमें एक इंडिकेशन ये भी है कि जो स्पोक्समैन है कुणाल घोष, वेरी क्लोज टू, उन्होंने बोल भी दिया, बोथ सीएम एंड बोथ अभिषेक बैनर्जी। अच्छा, तो ही हैज सेड, डिमांड उठाया, अच्छा, तो ये एक तरीका हो गया। ये आपने एक अंदर ही अंदर प्लानिंग कर ली कि हम इस तरह से करेंगे, कुणाल घोष कहेंगे और हम उसको हटा देंगे। ये बेसिकली देखिए ना, हम दिल्ली में जो कांग्रेस में भी पुराना कल्चर था ना कि पहले कांग्रेस वर्किंग कमेटी के एक मेंबर कोई डिमांड उठाते हैं, फिर क्योंकि पार्टी को भी आपको कन्विंस करना पड़ेगा। ओल्ड गार्ड्स आर देयर, कह रहे हैं कि अभी ये कॉन्स्पिरेसी है, बहुत लोग हैं कह रहे हैं कि क्यों रिजाइन करेंगे, क्योंकि ये तो एनफोर्समेंट एंड सीबीआई विल गेट द टेस्ट ऑफ द ब्लड, खून का वो मिलेगा। तो अभी और 2 लोगों को अगर कल किया जाए तो क्या आप कितने लोगों को डिसमिस करेंगे? दादा, तो ये सब छलबली था ना पार्टी के अंदर। ठीक है दादा, एक अलग हटके थोड़ा सा सवाल, वो ये कि इसका कितना असर बंगाल की जनता पर पड़ेगा, क्योंकि बंगाल की जनता जहां बेचारी संघर्ष करती है अपनी रोजमर्रा दाल चावल आटा रोटी खाने पीने के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए, मेडिकल हेल्थ के लिए, वहां पर 50 करोड़ रुपए, इतने सारे फ्लैट्स, ये क्या संदेश जाएगा? बहुत नकारात्मक संदेश है। और पहली बार मुझे तो लगता है, मैं 40 साल पत्रकारिता कर रहा हूं और बंगाल के साथ ज्यादा जुड़े हुए हूं, ऐसे कभी नहीं हुआ। और इसके पहले ज्योति बासु जब चीफ मिनिस्टर थे, एक स्कैंडल हुआ था, बंगाल लैंप, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर था, ज्योति बासु ने तुरंत डिसमिस कर दिया गया था। तो लेकिन सबसे समस्या क्या होता है, आप जो बोले ना, मैं आपको बता रहा हूं इसका क्या नेगेटिव असर है, क्योंकि ये एजुकेशन स्कैम के साथ जुड़ा हुआ है। सिर्फ पैसा जो है, एक तो विजुअल इंपैक्ट है, सोशल मीडिया में लोग देख रहे हैं,
है पिंक कलर लेकिन है ब्लैक, तो ब्लैक पैसा पिंक कलर में, मतलब ये बहुत दुखद घटना है और लोगों को मन में इसका क्या प्रभाव हो सकता है, नेगेटिव। और पहली बार लेकिन ममता बनर्जी के बारे में अभी तक उनको बारे में कोई स्पेसिफिक करप्शन का इशू अभी तक नहीं है। नहीं सर, इसी पे मेरा एक सवाल आपसे है, क्योंकि जब ममता बनर्जी को हम देखते हैं तो वो सूती साड़ी हवाई चप्पल में नजर आती हैं। अब उनके मंत्री के पास से अगर 50 करोड़ कैश निकलता है, अभी काली डायरी है और काला खजाना है, तो फिर ये सवाल शुरू आता है मन में कि जो ममता पूरे देश की खबर रखती हैं, क्या अपने मंत्री से ही बेखबर थी या जानबूझकर वो बेखबर बनी हुई थी, क्योंकि अब तक उन्हें हटाया भी नहीं गया है। और ये सवाल फिर ममता बनर्जी की पर्सनल इमेज पर कितना डेंट करने वाला है? आप जो बोल रहे हैं ना, पर्सनल इमेज में डेंट करने का संभावना बहुत ही है, लेकिन पश्चिम बंगाल में मैं ममता बनर्जी की यह घटना के बाद भी, कल वो गई थी हुगली जिले में और जो रास्ते में गाड़ी लेके जा रहे थे और वो हेलीकॉप्टर में नहीं गए जानबूझ के टू टेस्ट द वाटर, तो इतने लोग आए, अभी तक इमोशनल अटैचमेंट अभी भी है क्योंकि उनके क्लाइंटेल है। लेकिन आप जो बोल रहे हैं ना, वो धीरे 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 उसका इरोशन हो रहा है। और बीजेपी, अभी चुनाव नहीं है, अभी 4 साल बाकी है, 2024 में लोकसभा है, तो टेस्ट ऑफ द पुडिंग इन इट्स ईटिंग पता चलेगा। लेकिन मैं कह रहा हूं, आप जो बोल रहे हैं ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को लेना पड़ता है, और आप अगर चीफ मिनिस्टर आप जानते नहीं जानते सर कि लड़े नाम सरदार का, जीते नाम सरदार का, हारे नाम सरदार का। अगर जीत का सेहरा ममता पर अंदर करप्शन हो रहा है, वो बेखबर है, तो भी सवाल खड़े हो रहे हैं। दूसरा, अब तक कार्रवाई भी नहीं की है, उसको लेकर भी सवाल हो रहे हैं। 50 करोड़ तो सामने है। बिल्कुल, और एक मॉरल ग्राउंड पे पहले, मतलब और मान लीजिए जुडिशियरी जो भी कहे, उसके पहले ही तो रिजाइन करना चाहिए, हवाला में जैसे आडवाणी जी ने किया था। क्योंकि ब्रेक का वक्त है, एक शॉर्ट में जल्दी बताइए, आपको लगता है कि ममता बनर्जी पहली बार एकदम बैकफुट पर है? बैकफुट पे तो जरूर है, ये मानना ही पड़ेगा, लेकिन ममता बनर्जी इज ए फाइटर ऑल्सो।